हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। सो इन दिस चैप्टर हम ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल ट्रांजिशन इनटू प्लेस आफ्टर नेहरू। मतलब हम देखने की कोशिश करेंगे कि नेहरू की डेथ के बाद किस तरीके से पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ, एंड डिस्क्राइब हाउ द ऑपोजिशन यूनिटी एंड द कांग्रेस स्प्रिट कैसे हुई, एंड द चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ये कैसे हुआ। देन एक्सप्लेन हाउ अ न्यू कांग्रेस लीड बाय द इंदिरा गांधी ओवरकम दीज चैलेंजेस। देन एनालाइज हाउ न्यू पॉलिटिक्स एंड द आइडियोलॉजिकल फैसिलिटेटेड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। मतलब कि हम देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो नेहरू की डेथ हुई, तो उसके बाद कांग्रेस का किस तरीके से मैं कह सकता हूं कि सिचुएशन चला। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि जब नेहरू की डेथ हुई तो जो अपोजिशन पार्टी थी, जो इतने सालों तक चुनाव में नहीं खड़े हो पा रही थी या नेहरू जी के सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो वहां पे भी फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस के डोमिनेंस के ऊपर बात आ रही थी कि कांग्रेस स्प्लिट क्यों हो गई। क्योंकि 1967 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी आई तो 1969 के अंदर कांग्रेस स्प्लिट भी हुई। तो आज जो कांग्रेस आप देख रहे हो, कांग्रेस आई चल रही है, हालांकि कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ भी थी। वो क्या थी वो हम बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे न्यू कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी उस टाइम पीरियड के अंदर। मतलब कि जो उसके फादर की यानी कि नेहरू जी की जो क्या कहते हैं कांग्रेस थी, वो कांग्रेस में वो नहीं थी, उन्होंने एक अपनी नई कांग्रेस बनाई थी। अब वो कांग्रेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में फिर हम डिस्कस करेंगे कि एंड में जाके कांग्रेस सिस्टम में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो ऑल दीज चैप्टर अगर आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने काफी हद तक समझा होगा कि पहले चैप्टर में तो कैसे पूरे नेशन की बात हो रही थी, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे थे। सेकंड चैप्टर के अंदर किस तरीके से उन लोगों ने चैलेंजेस को फेस करने के बाद इलेक्शन करवाए। थर्ड में हमने फिर देखा था किस तरीके से प्लानिंग कमीशन की बात हो रही थी कि पैसा कैसे कैसे क्या क्या खर्च करना है। फोर्थ चैप्टर में फिर हमने देखा था कि पूरी तरीके से जो इंडिया आजाद हो गया था तो उसके जो एक्सटर्नल रिलेशन थे वो कैसे बन रहे थे या इंटरनल रिलेशन थे वो कैसे बन रहे थे। देन कम टू द पॉइंट ऑफ फिफ्थ चैप्टर। अगर हम देखें तो फिफ्थ चैप्टर के अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस थी ना वो इतने टाइम पीरियड से जीतती आ रही थी। अब कांग्रेस क्यों जीत रही थी उसके लिए आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना होगा, उसमें मैंने बताया होगा कि कांग्रेस के जीतने के कारण क्या थे। तो आफ्टर दिस नेहरू जी की डेथ होती है। ओके, नेहरू जी की डेथ होती है और नेहरू जी की डेथ के बाद फिर हमें समझ में आता है कि कांग्रेस के अंदर नए बदलाव होने चालू हुए थे। सो ऑल वी नो दैट कांग्रेस के सबसे सुप्रीम और हमारे चाचा नेहरू जी सबसे पहले और दिग्गज नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का इतिहास रचा था और आजाद भारत का झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति में से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नेहरू जी, जिसे आप चाचा नेहरू जी बोलते हैं, वो थे। सो ऑल वी नो दैट 1947 से यहाँ पे 1964 तक ये रहे थे। और अपने टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो 1962 का युद्ध जेल के ये गए थे, चाइना वाला सीन। और चाइना के टाइम पीरियड को पता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था। एंड ऑल वी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, हमने बहुत पहले भी पढ़ लिया इसके बारे में, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि बच्चों को बोरिंग ना लगे, समझ रहे ना। तो इसीलिए बस आप इतना समझ लीजिए कि 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हुई। बहुत सी किताब बताती है कि नेहरू जी की डेथ होने के अलग अलग एस्पेक्ट बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद से नेहरू जी को एड्स हो गया था तो शायद से इसलिए मर गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1962 का जो दर्द झेला गया था, जो दर्द 1962 के अंदर वॉर में नेहरू जी को हुआ था, वो दर्द इन द सेंस उसके दिल में था और वो चीज उनको धीरे धीरे कमजोर करती जा रही थी। देन फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो बहुत सारे एस्पेक्ट बताते हैं, बट हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप वहां पे जाके इस चीज को एनालाइज करके डिटेल में पढ़िएगा तो वहां पे आपको मिलेगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि जब नेहरू जी पास अवे हो गए ना
तो उस टाइम पीरियड के अंदर याद रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बंदों को इलेक्ट करा जाता है। तो कुछ बंदों को इलेक्ट करा जाता है, तो नेहरू जी की डेथ के बाद तुरंत ही बंदे को अपॉइंट करा गया था, वो भी कुछ दिनों के लिए अपॉइंट करा गया था। तो आप उसे पीएम नहीं बोल सकते हो, आप उसे पीएम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पीएम की पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। उस टाइम पे डेप्यूटी पीएम जो होते थे वो उनकी पोस्ट पे आते थे, क्योंकि इस टाइम तक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मर चुके थे, इसलिए किसी दूसरे को अपॉइंट करा गया था। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि चलिए कुछ टाइम के लिए अगर नेहरू जी की डेथ के बाद हम किसी को अपॉइंट कर लेते हैं तो उसके बाद असल में होगा क्या, असल में नेहरू जी के बाद बेटर ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि पार्टी अंदर पार्टी सिस्टम के अंदर पार्टी का लीडर ही नहीं होगा, पार्टी का हेड ही नहीं होगा, तो होगा क्या, समझ रहे, तो होगा क्या, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ यही कि आफ्टर नेहरू, जब नेहरू जी पास अवे हो गए तो कुछ टाइम के पीरियड के लिए किसी बंदे को अपॉइंट तो करा गया था, बट ही इज नॉट द परमानेंट पीएम, ठीक है। तो किसको अपॉइंट करा गया यहाँ पे, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, व्हेनेवर इंडियन डेमोक्रेसी विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। लोगों के मन में क्वेश्चन यही आ गया कि भाई किस तरीके से नेहरू के बाद जो भारतीय लोकतंत्र है क्या वो बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, क्योंकि लोगों के मन में यही क्वेश्चन था कि सबसे पहले क्या कहते हैं, इतने टाइम से कांग्रेस चलती आ रही है, नेहरू जी के बिना कांग्रेस के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, बिकॉज वो तो आजादी के टाइम पीरियड से पहले से गांधी के साथ थे। और इसीलिए लोगों के मन में 2 क्वेश्चंस बहुत थे। नंबर 1 क्वेश्चन, क्या इंडियन डेमोक्रेसी नेहरू जी के बाद बनी रहेगी। नंबर 2 क्वेश्चन कि दिस सिचुएशन गिव राइज टू द मोर सीरियस क्वेश्चंस। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम द सीरियस डिबेट दैट द मैनी आउटसाइडर हैड अबाउट wherever the Indians democratic experiment will survive after the नेहरू। मतलब जिस तरीके से नेहरू की फॉरेन पॉलिसीज थी, या नेहरू ने राइट्स के बारे में सोचा था, नेहरू जी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में सोचा था, आईटीज के बारे में सोचा था, बहुत कुछ सोचा था नेहरू जी ने, लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके आजाद सपने थे जो पूरा करना चाहते थे, क्या आने वाले लीडर्स उसमें फोकस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही लोगों के मन में क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे, सीरियस सिचुएशन थी कि नेहरू जी के बाद क्या होगा। देन फाइनली क्या हुआ, इतिहास में याद रखिएगा, जो पर्सन का नाम मैं बताने जा रहा हूं वो पर्सन ऐसे थे जो बिना किसी प्रॉब्लम के इलेक्ट हुए थे आफ्टर द नेहरू। आफ्टर द नेहरू आप देखेंगे 1960s का डेकेड जो था, मतलब क्योंकि अगर आपको याद हो, हम लोग, मैं थोड़ा सा टाइमलाइन आपको बता देता हूं, अगर आपको याद हो 1950 के अंदर हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करा, खत्म करा, उसके बाद 1952 से लेके 1952 से लेके 57 तक पहला जनरल इलेक्शन चलता रहा। उसके बाद नेहरू जी की डेथ के बाद सिचुएशन खराब हुई, मतलब इस टाइम तक तो पूरी कांग्रेस पे नेहरू जी का ही राज चल रहा था, पूरी की पूरी कांग्रेस पे। लेकिन आफ्टर द नेहरू डेथ 1960s का टाइम पीरियड, 1960 समझते हैं, 1960s मतलब 1960 से लेके 1970 का जो टाइम पीरियड था वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए कहा जाता है कि 1962 के अंदर एक तो वॉर हुआ, 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हुई, 1966 के अंदर डेथ हुई, 1965 के अंदर पाकिस्तान से दोबारा वॉर हुआ, और बहुत सारा फूड प्रॉब्लम थी, और बहुत से गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। इवन सीमा पे क्या कहते हैं, हमारे जो सीमा बल है वो कमजोर होते जा रहे थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब इनइक्वालिटी तो समाज में थी, गरीबी आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले समय में भी रहेगी। हम समाज को इक्वल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमें पता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर दंगे हो रहे थे, क्योंकि रिसेंटली 1950 में तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करा था, 60 का टाइम पीरियड था, फिर भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विभाजन की मांग हो रही थी, दूसरे स्टेट्स कह रहे थे कि हमें भी आज़ाद होना है, जैसे आपने आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट दे दिया, और फिर कम्युनल राइट्स, मतलब दंगे हो रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम 1960s के टाइम पीरियड में हो रही थी। बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आफ्टर द नेहरू हमें देश को तो चलाना था, तो देश को चलाने के लिए हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना। तो लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के लीडर में से बिना किसी प्रॉब्लम के इलेक्ट हो गए थे, और वहां पे याद रखिएगा कि शुरुआती समय के अंदर तीसरे प्राइम मिनिस्टर कहलाए जाते हैं, क्योंकि पहले जो थे वो आपको पता है हमारे कौन थे, पहले थे हमारे क्या कहते हैं आपके नेहरू जी, दूसरे कुछ टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं, दैट इज वाई इन्हें थर्ड प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। लेकिन आप इन्हें सेकंड ही मान के चलिएगा, ठीक है, सेकंड ही मान के चलिएगा कि नेहरू जी के बाद जो शास्त्री जी है उनका टाइम पीरियड होता है। शास्त्री जी का टाइम पीरियड याद करने के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1964 से 1966 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये पीएम 2 साल तक ही रहे, लेकिन 2 साल के अंदर जो झंडे ये गाड़ के गए थे ना, उन्होंने पूरा का पूरा देश संभाल लिया, और पूरी तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करें। मतलब कि इस्लामाबाद तक अगर कोई झंडा लहराया था उस टाइम पीरियड के अंदर, लाहौर तक, तो आप यकीन मानेंगे कि इस व्यक्ति के टाइम पीरियड पे ही था। मतलब ही इज द पर्सन जिसको पता था कि सही पॉलिसी क्या होती है, सही लोगों को सही तरीके से जवाब कैसे देना आना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं क्योंकि अभी इंट्रो पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ही डीपली हमें इस चैप्टर
के एनालाइज के बारे में समझ में आएगा कि चैप्टर बताने की कोशिश क्या कर रहा है। तो एंड तक देखिएगा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ होती है। 1964 के अंदर डेथ होने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, उनका टाइम पीरियड 1964 से 66 जनवरी तक इनका रहता है। अब यहाँ पे होता क्या सीन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से बहुत ही बिल्कुल सर्वसम्मति के साथ कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जो है एक नेक दिल के अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, रुझारू और ऑनेस्टी बेस्ड कैंडिडेट है, सो वी मस्ट सिलेक्ट हिम। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी को चुन लिया गया। अब चुनने का कारण क्या है? अनुभवी नेता है भाई, पहले भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, होम मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर में काम कर चुके हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर रह चुके हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में वो सीन हुआ था कि एक बार रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था और रेलवे के एक्सीडेंट के बाद इन्होंने कहा था कि मेरे रहते हुए रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, तो भाई ऐसा नहीं है, मैं इस रेलवे की पोस्ट से, मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना चाहता हूँ। सो ये ऐसे पर्सन थे, सोचिए। सो दैट इज वाई यहाँ पे पीएम चुना गया। एक्सपीरियंस नेता है, सिंपलिसिटी के लिए बहुत फेमस है। ऐसा नहीं कूल दिखना है, मतलब बाइसेप्स, बॉडी बिल्डिंग और फेशियल करा के, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं था। सिंपलता, सुंदरता, सादगी में है, ये समझ चुके थे। दैट इज वाई यहाँ पे सिंपलिसिटी जो थी इनके पास थी। और यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से नैतिक प्रतिबद्धता के साथ, मतलब मॉरल कमिटमेंट के साथ कहा कि भाई मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा। अगर आपको याद हो, सॉरी मनी लिख रहा है मैं, मंडे लिखना है, मंडे। अगर आपको याद हो, महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं मंडे को फास्ट रखती है ना। बहुत सी गर्ल्स भी अच्छे बॉयफ्रेंड के लिए, अच्छे हस्बैंड के लिए रखती है, सब रखते हैं, हालांकि लड़के भी रखते हैं। तो ये सीन जो स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, ये शास्त्री जी के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था कि हमने कहा था कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमारे देश के अंदर फूड को लेके बहुत ज़्यादा महामारी मारामारी हो रही थी। और यहाँ पे शास्त्री जी ने अपने टाइम पीरियड पे कहा था कि पूरा देश अगर एक दिन का फास्ट रखे तो सोचो कितना अनाज को बचा सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में हमारे देश में इतना अनाज पैदा ही नहीं हो पा रहा था। जनसंख्या इतनी से दूसरी जगह से हमें क्या कहते हैं खरीद के लाना पड़ता था, और उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। इतना भारत देश इतना बड़ा है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन आर वर्किंग एंड एंगेज इन द एग्रीकल्चर फील्ड। सोचिए फिर भी हमें खरीदना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे शास्त्री जी ने दिमाग खेला, उन्होंने लोगों के सेंटीमेंट के ऊपर फोकस करा। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो है इस चीज के अंदर मेरे साथ आएंगी और यहाँ पे हम एक दिन का फास्ट रखेंगे। अगर हम पूरा भारत एक दिन का फास्ट रखेगा, चाहे वो किसी दिन भी हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, आप रखिए, आप इससे आपका पेट साफ रहेगा, वगैरह वगैरह चीजें। और उस दिन से ये फास्ट रखने की परंपराएं स्टार्ट हुई थी। और हालांकि ऐसा नहीं कि शास्त्री जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, पर शास्त्री जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ऐसी चीज को अप्रोच करा। उन्हें पता था कि पहले भी महिलाएं व्रत रखती आ रही है, एंशिएंट टाइम पीरियड पे व्रत रखे जाते होंगे, लेकिन उन्होंने देश के सम्मान के लिए, देश के हित के लिए ऐसा काम करने के लिए कहा जनता को। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारा फूड सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर हम बार मतलब बाद में जाके ना हम उसको क्या कहते हैं दूसरी कंट्री के अंदर बेचने लगे। और आज की डेट में आपको पता है कि हमारे पास अनाज इतना होता है कि सड़ता रहता है हमारे गोदाम के अंदर। तो सोचिए, सो दिस इज द पर्सन जिन्होंने लोगों की वैल्यू पे, लोगों के काम पे फोकस करा। और जब ये इलेक्ट होके आए तो इनके टाइम पीरियड के अंदर दो अहम काम थे, दो सबसे अहम काम थे जो इन्होंने अपने टाइम पीरियड में करके दिखाए। अब क्योंकि 1964 से पहले 1962 के अंदर नेहरू जी के टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, वॉर हुआ था। वॉर कौन सा हुआ था हमें पता है कि मतलब एक बाबासीर है, आपको पता है, चाइना, जो हमेशा क्या कहते हैं परेशान करता रहता है। तो वहाँ पे 1962 के अंदर वहाँ वॉर हुआ, खुद ही वॉर डिक्लेयर करा, खुद ही वॉर खत्म कर दिया। हमारी सीमाओं पर क्या कहते हैं उस समय सशस्त्र सीमा बल नहीं थे, क्योंकि आपको पता है के मेनन जो है उन्होंने बोल दिया, वीके मेनन सॉरी, उन्होंने बोल दिया था कि किस तरीके से अब तो हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, तो आपको बाउंड्रीज पे सेना रखने की क्या जरूरत है। लेकिन हमें क्या पता था कि क्या कहते हैं चाइना जो है घात लगाए बैठा है। और दूर दराज की देश रखने वाले बंदे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये चीज पहले ही बोल दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ, अब जब हुआ सो वी आर अलर्ट, और हम अलर्ट हो गए। और यहाँ पे जब शास्त्री जी की अपॉइंटमेंट हुई तो दूसरे देशों को लगता था, चाहे भारत हो, सॉरी जब पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, उसको लगता था कि क्या करेगा ये बंदा, ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले जो नेता आए हैं वो भी ऐसे थे। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इंडो पाक वॉर हुआ इनके टाइम पीरियड के अंदर 1965 के अंदर। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, मानसून फेल हुआ। मानसून फेल हुआ तो क्रॉप फेलियर हो गई। क्रॉप फेलियर हुआ तो आपको पता है वही वाला सीन मैंने बताया आपको कि लोगों के लिए खाने के वांदे पड़ गए। इनके टाइम पीरियड में दो प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको पता है कि इंसान चुनौतियों से नहीं चुनौतियों से परेशान होता है। और यहाँ पे इन्होंने चुनौतियों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, और यहाँ पे चुनौतियों को फेस करते वक्त इसने उसका सोल्यूशन ढूंढा। तो यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक आइडियोलॉजी के बारे में समझ में आता है कि कैसी भी चुनौतियों को क्या कहते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें पता था कि अगर हमें क्या कहते हैं बदला लेना है पाकिस्तान से, तो पहले हमें अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और क्रॉप फेलियर अगर हो रही है और फूड प्रोडक्शन पे इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी
सिक्योरिटी हो रही है, स्कैर्सिटी हो रही है, तो हमें अपने किसानों को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनकी ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में एक नारा लगाया गया था, जय जवान जय किसान। अब जब ये नारा लगाया गया ना, सो ऑन द टाइम पीपल फील सो एक्साइटेड कि यार ऐसा कोई नेता है जो जनता को जड़ से उठाने की कोशिश कर रहा है और वो देश हित की बात कर रहा है, तो क्यों ना हम उनके साथ आए। सो दैट इज वाई यहाँ पे ये दो चीज जो थी, यहाँ पे दो चीज जो थी इनके टाइम पीरियड में हुई। सबसे पहले पाकिस्तान वॉर मैंने बता दिया आपको, अब क्योंकि एक्सपायर्ड हो गए थे 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद के अंदर, ताशकंद से आते वक्त वो क्यों हुए थे वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले 1965 में देख लीजिए, अप्रैल के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान ने एक आर्म फोर्स अटैक कर दिया रन के कच्छ से, गुजरात से। अगर आपको याद हो, मैंने रन का कच्छ पहले भी दिखाया था आपको, वहां से इन्होंने अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे सितंबर के अंदर फिर दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर फिर दोबारा 1965 के अंदर क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मुठभेड़ हो गई। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने अपना पंजाब बॉर्डर खोल दिया। पंजाब बॉर्डर खोल दिया तो मैं आपको थोड़ा मैप दिखा दूंगा कैसे हुआ ये। वेट है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ से आपको दिखाई देगा। अगर आपको याद हो तो यहाँ का जो इलाका है ये हमारा जम्मू कश्मीर है, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा थोड़ा अलग प्लेस आ जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं ये, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से इन लोगों ने अटैक करा, देन फाइनली यहाँ के रन के कच्छ से इन लोगों ने अटैक करा। लेकिन पंजाब के हिस्से को तो हमने आधा आधा बांटा हुआ था, है ना, तो हमने यहाँ का बॉर्डर खोल दिया। हमने जब यहाँ का बॉर्डर खोला तो हमने यहाँ के लोगों को ही मारा और यहाँ के लोगों को ही मारा, और हमने लाहौर तक अपनी सेना को पहुँचा दिया। तो लाहौर तक अपनी सेना को पहुंचा दिया तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई अब ये लोग शांत बैठने वालों में से नहीं है, शांत बैठने वालों में से नहीं है। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे युद्ध हुआ और हमारी करारी जीत हुई, और हमने उनके कई किलोमीटर के हिस्से को कैप्चर कर लिया। और जब हमने उसके कई किलोमीटर के हिस्से को कैप्चर कर लिया तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई उन्होंने अपनी सेना लाहौर तक पहुंचा दिया और अब हम जीत नहीं सकते। तो इस हिसाब से इस वॉर के अंदर जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो किसानों ने भी अपना, जवानों ने भी अपना क्या कहते हैं दमखम दिखाया, और यहाँ पे उन्होंने देश के सम्मान को झुकने नहीं दिया। जैसे कि आज की डेट में टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने हमारे देश का नाम ऊपर करा है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर सैनिक जो थे वो दम उनमें आज भी, वो दम उनमें आज भी है और वो दम उनमें कल भी था। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनली क्या कहते हैं एक समझौता कर लिया। अब अयूब खान हाइट में बहुत बड़े थे और यहाँ पे आपके कहते हैं शास्त्री जी ये छोटे थे, अयूब खान आप देख सकते हैं, ये शास्त्री जी अयूब खान। अब इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और समझौते के लिए अगेन वही आपका यूएन आ गया। यूएन का जब भी कोई मतलब ही नहीं था, जब दो कंट्री आपस में लड़ रही है तो आपका क्या मतलब बनता है, ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल पे वॉर जैसी चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये तो देख लीजिए गलती किसकी है। तो यहाँ पे फिर दोबारा क्या कहते हैं समझौता हुआ, और इस समझौते को हमने लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान समझौता बोला, या हम इसको ताशकंद समझौता भी बोल सकते हैं, ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। और यहाँ पे क्या कहते हैं आपके उज्बेकिस्तान के अंदर ये ताशकंद है, वहां पे क्या कहते हैं ये एग्रीमेंट हुआ। और कहा जाता है कि शास्त्री जी बहुत सारी बातों से एग्री भी नहीं थे, लेकिन उनको जानबूझ के एग्री करवाया गया बहुत सारी चीजों पे, और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर इनकी रहस्यमय मौत हुई। आज तक नहीं पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होने के कारण क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शास्त्री जी के डेथ होने के कारण एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैं तो आपको ये कहूंगा, ताशकंद फाइल करके क्या कहते हैं यूट्यूब पे आपको वेब सीरीज मिलेगी, एक मूवी है, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें समझ में आता है कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने को मारा गया था, या इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। आई वॉच दिस मूवी ऑल्सो, मुझे बहुत कुछ समझ में आया उसके अंदर से, तो आप जरूर देखिएगा। मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है उनसे, बस मैंने देखी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम इतना ही करते हैं, ठीक है, अब ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मॉनसून फेलियर के लिए उन लोगों ने उस टाइम पीरियड के अंदर क्या चलाया, उस टाइम पीरियड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था वो आपको पता है अच्छी तरीके से। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करना। ग्रीन रेवोल्यूशन शास्त्री जी के टाइम पीरियड पे चलाया गया था, याद रखिएगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसको चलाना है। सो इस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने दोनों सिचुएशन को सॉल्व करा, चाहे वॉर की बात हो, क्योंकि 1962 के अंदर जब चाइना से वॉर हो गया तो पाकिस्तान को लगा कि अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रॉप फेलियर हो गया तो उनको लगता है कि वो दूसरी कंट्री से खरीदेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, और हमें इस पर गर्व है, बिकॉज हम सारे लोग आपको पता है कि चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। सो दैट इज वाई हम अगर आप देखें तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ लिया था कि जब से हमारे भारत देश के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, हमने लगभग 1951 से 2 के बीच में पहला जनरल इलेक्शन खत्म करा, फिर उसके बाद 57 तक चला, फिर 62 तक चला, और 67 में एक और जनरल इलेक्शन, 4th जनरल इलेक्शन होना है। अब आपने समझना पता है क्या है, आपने समझना ये है कि आपने देखा था कि यार 1962 के अंदर हमारे साथ इंडो चाइना का जो वॉर था वो हो गया था, इसके बारे में आई होप आपको थोड़ा बहुत पता होगा। उसके बाद हमने देखा था कि 1964 के अंदर नेहरू जी
जी की डेथ हो गई थी। और नेहरू जी जब डेथ होगी उनकी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आफ्टर कांग्रेस, मतलब आफ्टर नेहरू कांग्रेस किस तरीके से चलेगी। सो दैट इज वाई बहुत सारे लोगों के परसेप्शन आए। देन फाइनली वी नो दैट आपके शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने 1966 के अंदर ही अपॉइंट कर लिया था, तुरंत उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर इनका टाइम पीरियड 2 साल तक ही चलता है, क्योंकि 66 तक लगभग इनकी डेथ हो जाती है। तो ड्यूरेशन दिस टाइम पीरियड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उन्होंने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करी थी। एक तो 65 में जो पाक वॉर लड़ा था वो करा था, और 1966 में जब डेथ होगी तो उससे पहले इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, एंड दिस इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो दैट इज व्हाई इनका टाइम पीरियड, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, और ये हमने समझ लिया था। बट अगर हमें ये समझना है कि 1966 के बाद जब नेहरू जी की 64 में डेथ हुई, 1966 के अंदर कांग्रेस के इतने बड़े लीडर शास्त्री जी की डेथ हुई, सो आफ्टर दिस पीपल गेटिंग कंफ्यूज, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम कैसे चलेगा, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आफ्टर शास्त्री अब क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 1962 के अंदर वॉर हुआ है, मतलब सॉरी 1962 के अंदर जनरल इलेक्शन खत्म हुआ था, तो आपको पता है कि उसके बाद भी नेहरू जी को ही चुना गया था। लेकिन नेहरू जी तो डेथ हो गई थी, उनकी तो डेथ हो गई थी, और उसके बाद 64 में चलो मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं शास्त्री जी को बिना किसी क्या कहते हैं इलेक्शन के चुन लिया गया था। लेकिन इनका जो इलेक्शन का टाइम पीरियड है ना, वो आप देखें तो 67 में जाके खत्म हो रहा है, और 1966 में शास्त्री जी की डेथ होगी, तो फिर भी 1 ईयर का गैप तो बच रहा है ना। तो 1 ईयर के गैप में हुआ क्या, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे 1 ईयर के गैप में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन आएगा शास्त्री जी के बाद। सो दैट इज वाई अब आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे शास्त्री के बाद जो गेम 1 साल की थी, फिर 67 में किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ही चुनी गई। तो इतना सा आप समझ लीजिए कि 1966 के अंदर 2 नाम बहुत ज्यादा फेमस थे। एक थे इंदिरा जी का, इंदिरा गांधी जी का, और उसके बाद एक था मोरारजी देसाई जी का। ठीक है, मोरारजी देसाई जी, आप याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक थे हमारे इंदिरा गांधी जी और एक थे हमारे मोरारजी देसाई जी। इनके दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है कि उसके कैंडिडेट, उसके बहुत बड़े बड़े टॉप लीडर्स इंडिया के बहुत साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह पे बसे हुए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा मैं कह सकता हूँ ग्रुप था जिसे हम सिंडिकेट मेंबर कहते हैं। सिंडिकेट मेंबर्स ने 1966 के अंदर इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा, और यह कहा गया कि 1966 के अंदर इंदिरा गांधी जी एक ऐसा चेहरा बनेंगी जो एज अ पीएम का इलेक्शन लड़ेंगी। तो 1966 से 67 तक लगभग यही चलता रहा। मोरारजी देसाई जी कहते रहे मैं अगर पार्टी बदल दूंगा अगर इस बार मुझे पीएम के इलेक्शन के लिए नहीं मिला तो। और यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर मोरारजी देसाई को पसंद नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर को पता था कि मोरारजी देसाई एक अड़ियल बुद्धि के आदमी है ना। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे 66 के अंदर अप्रोच रखी गई कि इंदिरा गांधी जी को ही चुना जाएगा, एंड देन फाइनली 67 के इलेक्शन में पीएम का चेहरा जो होती है वो हमारी इंदिरा गांधी जी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे अगर आप देखें टोटल सीट पहले कितनी थी, 489, फिर 494, फिर 494, लेकिन यहाँ पे कितनी सीट होगी 520। और एट प्रेजेंट टाइम हमारी कितनी सीटें हैं भाई, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, एक तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपने ये बताना है, और कौन सी लोकसभा इस टाइम पीरियड पे है। जैसे चौथी लोकसभा तो 1967 में हुई थी, ठीक है। तो यूपीएससी के एग्जाम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी से तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। दैट इज व्हाई एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट जब भी बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 11th 12th की किताब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट सब कुछ घोल के भी जानी होती है। सो दैट इज व्हाई वो बस रिलेट करता है। तो मैं इसीलिए आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी टोटल सीट कितनी है, ठीक है, टोटल सीट कितनी है। उसके बाद आप ये बताइएगा कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, ठीक है, क्योंकि 2021 में ही तो चली है, अभी नहीं 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2019 में इलेक्शन हुआ था, तो वो 2019 से चल रहा है। तो अभी वो देखते हैं कब तक चलता है, ठीक है। तो वो कौन सी लोकसभा थी, तो यहाँ पे 67 के अंदर चौथी लोकसभा होती है, और चौथी लोकसभा के अंदर अगर आप देखें तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमारी सीट जो थी वो 498 था, और क्या कहते हैं 498 था, सॉरी 494 था, और वो 520 हो गई, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे 4th जनरल इलेक्शन है, और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 40% सीट का हिस्सा शेयर मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जीती। अभी कैसे जीती थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि शुरुआती से कॉम्पिटिशन चल रहा था, इंटेंसिव कॉम्पिटिशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बीच में ये झगड़ा चल रहा था कि पीएम की पोस्ट के लिए कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। एक तरफ इंदिरा गांधी जी और एक तरफ मोरारजी देसाई जी। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि सिंडिकेट
सिंडिकेट मेंबर्स ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट करा था। दैट इज वाई मेजॉरिटी 2% 3 सीटों का मेजॉरिटी हासिल करने वाली इंदिरा गांधी जी बनी थी, और इसीलिए इंदिरा गांधी 1967 का इलेक्शन लड़ती हैं। और जब 1967 का इलेक्शन लड़ती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले ये समर्थन व्यक्ति ये लोग थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था, दे बिलीव दैट शी डिपेंड्स ऑन द सीनियर लीडर। देखिए इंदिरा गांधी जी ना एक कठपुतली की तरह काम करेंगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। सिंडिकेट मेंबर्स ये तो पीएम का चेहरा बन नहीं सकते हैं, बट दे आर सपोर्टर, दे आर द सपोर्टर ऑफ नेहरू, मतलब नेहरू की फैमिली के प्रति बहुत लॉयल थे ये लोग। सो दैट इज वाई यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक गेम खेला। गेम ये खेला कि उन्होंने इंदिरा गांधी को एक चेहरा बनाया, और उन्हें पता है कि इंदिरा गांधी को कठपुतली की तरह नचाया जाएगा बिकॉज शी इज इनएक्सपीरियंस प्लेयर। सो दैट इज वाई यहाँ पे उस चेहरे को रखा गया। उन्हें पता था मोरारजी देसाई को रखेंगे तो मोरारजी देसाई जी वही वाला सीन की सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई जी को नहीं अपॉइंट करा गया। यहाँ पे इनको लगता है कि सीनियर लीडर की बात सुनेगी इंदिरा गांधी जी, और यहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है इसलिए वो सिंडिकेट मेंबर से ही एडवाइस लेती रहेंगी। और सिंडिकेट मेंबर्स ने सोचा पीएम का चेहरा है, इतने टाइम से नेहरू फैमिली ही तो जीतती आ रही है, नेहरू जी कांग्रेस ही जीतता आ रहा है, तो ऐसे कैसे होगा कि भाई क्या कहते हैं कांग्रेस नहीं जीतेगा। ऑफ कोर्स कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि सिंडिकेट मेंबर्स ने सपोर्ट करा। उन्हें पता था देसाई जी, मोरारजी देसाई जी एक स्ट्रिक्ट रूलर है और वो उनकी नहीं सुनेंगे। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि हम नेहरू फैमिली के प्रति लॉयल्टी हमारी ज्यादा है, दैट इज वाई हम इंदिरा गांधी को ही सपोर्ट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब क्या हुआ, अब हुआ 1967 के अंदर इलेक्शन। सभी लोग, सभी सिंडिकेट मेंबर्स ने इलेक्शन लड़े, इंदिरा गांधी जी ने भी इलेक्शन लड़े। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रही थी। वो 2 सीट कौन सी थी आप मुझे कमेंट करिएगा। 2 सीट से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, ठीक है। 2 सीट कौन सी थी 1967 में? हालांकि हमेशा 2-3 सीटों से लड़ा जाता है, लेकिन आपको पता है कि उस समय पे स्वराज पार्टी भी एक पार्टी थी, इसने 44 सीटें ली। कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पीरियड पे 283 मतलब सीटें मिल पाई। एमपी इनके सिर्फ और सिर्फ 283। सोचिए 520 में से सिर्फ 283, 520 में से दूसरी पार्टियां भी गठबंधन बना लेती तो शायद से वही अपना खुद का क्या कहते हैं एक पार्टी बना लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद जनसंघ पार्टी, जिसे आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, वो क्या कहते हैं 38 सीट लेके आई थी, और सॉरी 35 सीट लेके आई थी। लेकिन पता क्या हुआ, यहाँ पे ना पासा उल्टा हो गया, क्योंकि एक ऐतिहासिक इलेक्शन साबित हुआ। लोगों को यह लगा कि इंदिरा गांधी जी के आने की वजह से नेहरू जी की बेटियां हैं, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं सिंडिकेट भी सपोर्ट कर रहा है, तो शायद से क्या कहते हैं 4th जनरल इलेक्शन भी एक अच्छे पीक की वजह से पहुंचेंगे और अच्छी तरीके से जीतेंगे। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप 60s का दौर देखें, 1960s से लेकर 1970 का दौर देखें, तो ये 10 साल ऐसा मतलब खतरनाक साल था कांग्रेस के लिए, क्या पूरे देश के लिए, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा दर्द था। तो वो क्या दर्द था वो समझना है हमें, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका इफेक्ट पार्टी के ऊपर क्या, इसका इफेक्ट सरकार के ऊपर, या इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर किस हिसाब से पड़ा। ठीक है, तो कुछ 2-4 पॉइंट है, आपको ये याद रखना होगा। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई 1960 का दशक एक राजनीतिक भूकंप की तरह था, व्हाई 1960s एरा इज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक, तो वो समझना है हमें, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ एक साथ हो गई। क्यों, कैसे डेथ हो गई? 64 के अंदर नेहरू जी निकल लिए, 66 के अंदर शास्त्री जी निकल लिए। उसके बाद नेहरू के बिना कांग्रेस का सोच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने जैसे तैसे शास्त्री जी को बनाया था, लेकिन शास्त्री जी निकल लिए। अब शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी को अपॉइंट करा गया था, लेकिन उन्होंने भी सीन कर दिया। क्या सीन कर दिया वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे इन एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, बहुत एक्सपीरियंस कम था उनको, दैट इज वाई सिंडिकेट मेंबर ने इसका इस्तेमाल करा अपनी पावरों का। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए भाई। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब ऐसा होता है कि मॉनसून लेट हो जाना, मॉनसून लेट होने की वजह से सामान महंगे हो जाते हैं, सामान महंगे हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जब मॉनसून लेट होता है तो एग्रीकल्चर अपने आप डिक्लाइन हो जाता है। मतलब एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, सामान पैदा नहीं हुआ, प्रोडक्शन पैदा नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है लोगों को खाने के लिए महंगा मिलेगा सामान। जो लोगों को खाने के लिए सामान महंगा मिलेगा तो अपने आप ही इकोनॉमिक्स जो बच्चा पढ़ता है उसको पता है कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस भी उसमें एक रीजन बना, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी उस टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। उसके बाद राइजिंग प्राइस हुआ, ऑफ कोर्स सामान नहीं मिला तो राइजिंग प्राइस होगा। यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ा हमें। क्यों? क्योंकि 1962 के अंदर जब वॉर हुआ था तो उसके बाद 1965 का वॉर कैसे जीती है, क्योंकि भाई जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था, और अगर हम 1965 का वॉर हार जाते तो उसमें और ज्यादा बेइज्जती फिर हमारी। तो इसीलिए दूसरा फूड स्कैरसिटी, मतलब भाई जब सामान नहीं है फूड स्कैरसिटी हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट इशू था, उसके बाद बहुत ही ज्यादा अशांति वाला माहौल हो गया था, क्योंकि 1967 के इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी को या सिंडिकेट मेंबर को लगा कि कहीं ना कहीं शायद से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बट पॉजिटिव इंपैक्ट ना पड़ते हुए हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे, और ये एक
नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि नॉन कांग्रेसिज्म की पॉलिसी आई, आज तक कभी ऐसा नहीं आया। देखिए एक बात बिल्कुल फैक्ट है, अगर आपने कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ा है तो कोल्ड वॉर चैप्टर के अंदर बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया गया कि क्या कहते हैं, ये नशा, ये दौलत, ये हुकूमत सब किराएदार है, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगी। सेम ऐसा ही कांग्रेस के साथ भी यही सीन था कि कांग्रेस को लगा कि लंबे समय तक पावर हमारे पास ही रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। लंबे समय के बाद पावर जो है ट्रांसफर होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। सेम आपके साथ भी ऐसा ही है, अगर आप जिस लेवल पे आज पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है आप कल उसी ही लेवल पे पढ़ेंगे, है ना, हर चीज का समय आता है। तो ऐसा ही नॉन कांग्रेसिज्म है क्या, मैं वो बता देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस की विचारधारा इतने लंबे समय तक चल रही थी, लोग कांग्रेस को इतने लंबे समय से सपोर्ट कर रहे थे, तो लोगों को यह पता चला कि कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी जी को जानबूझ के उनके पिताजी की वजह से या सिंडिकेट मेंबर की सपोर्ट की वजह से लाया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे लोगों ने क्या बोला, पार्टी अपोज दैट कांग्रेस रियलाइज दैट अ डिवीजन ऑफ वोट कीप देयर कांग्रेस इन द पावर। लोगों ने ये महसूस करा कि इतने लंबे समय तक अगर नेहरू जी या गांधी जी आने वाली कोई भी कांग्रेस फैमिली अगर इलेक्शन जीतती है तो उसका रीजन ये था कि अपोजिशन पार्टी आपस में एक दूसरे के वोट शेयर नहीं करती है या आपस में एक साथ अलायंस नहीं हो पाती है। इसी वजह से क्या कहते हैं, उन्होंने बोला So the ideologically different of political party form anti-Congress front defeat the Congress। उन्होंने कहा कि अगर हमें कांग्रेस को हराना है ना तो कांग्रेस को हराने के लिए हमने एक नई षड्यंत्र यानी कि एक कॉन्स्पिरेसी रचनी है। और यहाँ पे हम इतने समय तक अलग नहीं हो रहे थे तो अभी हमें इतने समय तक हम अलग थे तो अभी हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमें एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, ऐसी गवर्नमेंट जो एंटी कांग्रेस हो, जिसमें सारी पार्टी 7 पार्टी अलायंस हुआ था एक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे हमने बोला नॉन कांग्रेसिज्म, जैसे हमने बोला ग्रैंड अलायंस। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब ये होता है ऐसे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते हो। सिंपल सा समझना है, ग्रैंड अलायंस का मतलब सारी अपोजिशन पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो उसे ग्रैंड अलायंस बोलते हैं। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब वो सारे के सारे लोग जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते या अच्छा नहीं समझते, तो उसे हम गैर कांग्रेसिज्म बोलते हैं। अब गैर कांग्रेसवादी बोल लीजिए या नॉन कांग्रेसिज्म बोल लीजिए, माफी चाहूंगा वो हो जाता है फ्लो में। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने करी, राम मनोहर लोहिया जी ने सबसे पहले क्या कहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी लेके आए थे। इन्होंने काफी कुछ काम किया था, एक समाजवादी विचारक है, नेता है, स्वतंत्रता सेनानी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने ही बनाई थी और राम मनोहर लोहिया के नाम पे दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल भी है, बहुत अच्छा, वहां पे काफी कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे 1963 से 67 के बीच में लोकसभा के सांसद भी बने रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मैनकाइंड और उसके बाद क्या कहते हैं मैकाइंड और उसके बाद मतलब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक अलग से दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ये चीज में, ताकि आपको समझ में आए कि गैर कांग्रेसिज्म की जो आइडियोलॉजी थी ना वो सबसे पहले राम मनोहर लोहिया जी लेके आए थे। राम मनोहर लोहिया जी एक ऐसे नेता थे जिनकी आप यकीन नहीं मानेंगे, नेहरू जी भी इन्हें सलाम करते थे। नेहरू जी इनके भाषण सुनने के लिए स्पेशल संसद के सत्र में बैठते थे, क्योंकि यही एक ऐसे दिग्गज नेता थे जो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बिल्कुल खुल के बोलते थे और कभी भी नहीं डरते थे। तो इससे हमें समझ में आता है कि गैर कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी अगर राम मनोहर लोहिया जी लेके आए हैं तो बहुत सोच समझ के लेके आए थे, है ना। तो इसीलिए सभी पार्टियों को समझाया गया, बुझाया गया। लेकिन 1967 का जब इलेक्शन आया तो लोगों ने महसूस क्या करा कि गांधी जी इनएक्सपीरियंस प्लेयर थी, इसीलिए कम सीटें मिली। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजियां बन गई, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि सिंडिकेट ग्रुप अलग है, मोरारजी देसाई का ग्रुप अलग है, कांग्रेस में सिंडिकेट लोगों की ज्यादा सुनी जाती है, इसलिए इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा जा रहा है। लेकिन जब इलेक्शन सामने आया तो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक हो गया। क्यों अर्थक्वेक हो गया? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कांग्रेस गॉट द मेजॉरिटी इन द लोकसभा विद द लोवेस्ट सीट सिंस 1952। मतलब पहली बार ऐसा हुआ। अगर आप देखें पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, इन तीनों इलेक्शन के अंदर काफी अच्छी मेजॉरिटी मिली है, लेकिन चौथे जनरल इलेक्शन के अंदर 283 सीट मिलना बहुत ही बुरी बात थी। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस चौथे लोकसभा इलेक्शन के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं पार्ट उसमें हार गई थी, बहुत सारे उसमें हार गई थी जगहों पे। कितनी जगहों पे हारी थी वो आप इस मैप में देख सकते हैं। 1967 के अंदर कांग्रेस को लगता था, यानी कि सिंडिकेट मेंबर को लगता था कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं पूरी तरीके से बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है जो इंदिरा गांधी को पीएम बनाना चाहते थे वो खुद ही इलेक्शन हार गए। तो सोचिए यहाँ पे कहीं ना कहीं उल्टी बाजी हो गई और यहाँ पे कांग्रेस को लगा कि शायद से क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर हुकूमत चला पाएगी सिंडिकेट, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो खुद ही इलेक्शन हार गए। मतलब कांग्रेस के अंदर हाफ ऑफ द कैबिनेट मेंबर 1967 के अंदर इलेक्शन हार गए। पेपर के अंदर एमसीक्यू
का क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी स्टेट्स में, कितने सारे स्टेट्स के अंदर वो इलेक्शन जो है वो हारे, तो आपको नंबर दे देगा, नाम पूछ लेगा, घुमा देगा, फिर आपसे गरबा करवाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो ऐसे सही, तो आपसे पूछ लेता है। तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, कितने राज्यों में चुनाव हार गए हैं तो उसे आप कमेंट करिएगा। अब 1967 के अंदर जब बहुत सारे मिनिस्टर, इवन के कामराज जी द किंग मेकर ऑफ पीएम, मतलब पीएम को पीएम बनाने वाले, इंदिरा गांधी को पीएम बनाने वाले के कामराज जी खुद ही इलेक्शन हार गए और 9 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हारे वो लोग। सोचिए, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे इलेक्शन हार गए, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनी थी, तो इसी वजह से क्या कहते हैं ये लोग पूरी तरीके से मतलब लोकसभा के अंदर तो बैठ गए। अब वो हम बाद में समझेंगे कि कैसे यहाँ की सीटों में झोलझाल हुआ, गोलमाल हुआ, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी कि किस तरीके से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी ना एक केरला के अंदर, जैसे आप DMK बोलते हैं, हिंदी में से इंग्लिश में से हम द्रविड़ मुन्नेत्र कचगम बोलते हैं, और दिस इज द फर्स्ट कम्युनिस्ट विक्ट्री इन द केरला, इवन इन द इंडिया। पहली ऐसी सरकार बनी थी जो 126 सीटों में से 60 सीट लेके आई थी, और थोड़ी बहुत 3-4 उसको सीटों की जरूरत पड़ी थी तो उसने अलाइन कर लिया था। देन फाइनली पहली बार इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर हम ये देख सकते थे कि DMK ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अगर आपने पहले पुराने चैप्टर पढ़े हो तो आपको वहां से समझ में काफी अच्छे तरीके से आ जाएगा। बट अगर हम पॉइंट की बात करें तो 1967 से पहले जब आपके नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, कोई भी थे, उन सभी लोगों के टाइम पीरियड पे कभी भी अलायंस नहीं हुआ था। लेकिन इस टाइम पीरियड पे पहली बार 1967 के इलेक्शन के बाद हमने पूरे इंडिया के अंदर अलायंस देखे। अलायंस दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से जुड़ रही थी। सो यू कैन से दैट दिस इज द कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर आपस में कोई भी पार्टी बनाए, कुछ भी करे, तो उसे हम कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, उसे हम पूरी तरीके से उसे कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो 1967 के टाइम पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि 1967 में जो सेंट्रल में, क्योंकि बताया हमने 40% सीट मिली थी बस कांग्रेस को, लेकिन फिर भी सेंट्रल में वो इलेक्शन मतलब सेंट्रल में अपनी सरकार चला पाई थी। तो उस टाइम पे किसी को कोalition नहीं मिल पा रहा था, किसी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था विधानसभा के अंदर भी। सो दैट इज उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने एक तरीके का कोalition बना लिया। तो जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टी फॉर्म द कोalition गवर्नमेंट। और याद रहे हमेशा कोalition गवर्नमेंट जो होती है वो कोalition पार्टनर वर आइडियोलॉजिकली इन क्या कहते हैं, पूरी तरीके से वैचारिक हिसाब से वो असंगत होते हैं। मतलब अगर हम एक साथ पार्टियां गठबंधन बना भी लेते हैं ना, तो फिर आप नोटिस करेंगे इस गठबंधन बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन पहली बार 1967 के टाइम पीरियड के अंदर हमने गठबंधन सरकारों को देखने की शुरुआत करी, और हमें ये समझ में आया कि यहाँ से गठबंधन की शुरुआत हुई। मतलब अगर कांग्रेस ने मान लो पंजाब के अंदर इलेक्शन वो हार गई, पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन हार गई तो उसको थोड़ी बहुत सीटें मिली होंगी पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो लोग रीजनल पार्टी से अपना कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। जब रीजनल पार्टी से अपना कॉन्टैक्ट बना लेते हैं तो वहां पे कोalition गवर्नमेंट क्रिएट हो जाती है, और कुछ शर्तें रख ली जाती है कि सेंट्रल में हम लोग ही बैठेंगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत पावर या सत्ता दी जाएगी सरकार को चलाने में। सो दिस इज हाउ कोalition गवर्नमेंट रन। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी चीजें कोऑर्डिनेशन में नहीं चल सकती है, चाहे अंडरस्टैंडिंग कितनी भी बेटर हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे रियल एक्सपीरियंस की बात हो, ठीक है। तो वहां पे पार्टी की बात हो रही है, तो वैसे भी सत्ता के भूखे होते हैं ये लोग, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट लंबे समय तक नहीं चल पाता। आप कोई भी सरकार, कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट जो कोऑर्डिनेशन वाली है ना, वो लंबे समय तक चली ही नहीं है। अच्छा, तो हमें इतना समझ में आया कि अगर 1967 के अंदर वैसे तो सिंडिकेट मेंबर ने सोचा था कि इंदिरा गांधी जी जीतेंगी और हम भी जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं होगा क्या, होगा ये कि क्या कहते हैं, पार्टी होगी फिर जश्न चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि 1967 के अंदर जो बेचारे खुद ही अपने आप को किंग मेकर बोलते थे, वही इलेक्शन हार गए। अब वो इलेक्शन हार गए तो इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया कि यार ये हुआ क्या एकदम से, क्योंकि जिन्होंने मुझे इलेक्शन लड़वाने की एक तरीके की वो दी, और वही क्या कहते हैं कांग्रेस के अंदर हार गए। तो क्यों मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके के कामराज जी हैं, इतने लंबे समय से इलेक्शन जीत रहे थे। के कामराज जी जो इंदिरा गांधी को पीएम बनाने वाले नेता थे, वो खुद ही हार गए। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट मेंबर होने लग गया। लेकिन सिंडिकेट के सारे नेता नहीं हारे, कुछ नेता हारे, और अगर कुछ नेता हारे तो इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं सिंडिकेट मेंबर की सुननी होगी। लेकिन जब वो 1967 के इलेक्शन के अंदर जीतती हैं, जीतने के बाद सिंडिकेट के टॉप लीडरों में से के कामराज जी हार जाते हैं, कुछ और लोग भी हार जाते हैं। सो यू कैन सर्च ऑन द गूगल ऑल्सो, आपको मिल जाएगा वहां से। अब जब वो हार जाते हैं 1967 के अंदर, तो अब आती है हमारी इंदिरा गांधी जी की बारी। तो इंदिरा गांधी जी 1967 के इलेक्शन के बाद आती हैं, तो फिर आप नोटिस करेंगे कि वहां पे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से उनकी सलाह के अकॉर्डिंग चलेंगी, सिंडिकेट के सलाह के अकॉर्डिंग चलेंगी। अब वो क्यों चलेंगी वो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को अपनी कहीं ना कहीं खुद की छवि बनानी थी, क्योंकि वो मोरारजी देसाई से भी क्या कहते हैं झूठ नहीं बोल सकते, मोरारजी देसाई को भी एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए डिप्टी पीएम की पोस्ट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की पोस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर की डिपार्टमेंट की पोस्ट जो थी वो मोरारजी देसाई को दी गई, और सिंडिकेट मेंबरों को लगा कि कहीं ना
कहीं अब इंदिरा गांधी जी हमारी सुनेंगी। बट हुआ क्या, क्योंकि इंदिरा गांधी जी उनकी इसलिए नहीं सुन पा रही थी कि इंदिरा गांधी ने खुद कहा कि सिंडिकेट मेंबर के खुद दिग्गज सीनियर लीडर जो हैं वो हार चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि पूरी तरीके से वो अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर पूरी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को लेके आएगी। तो कह सकता हूँ कि सिंडिकेट के मेन बंदों को दरकिनार कर दिया गया है ना, तो उनको क्या कर दिया गया, उनको साइड लाइन कर दिया गया कि आप निकलिए भैया बाहर, दूर से नमस्कार। तो ये सीन करा गया वहाँ पे, और यहाँ पे सिंडिकेट को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि भैया बिटिया तो हाथ से निकल चुकी है। तो यहाँ पे अब समझ में आ रहा है कि अब गांधी जी अपना खुद का सिक्का चलाएंगी और यहाँ पे पूरी तरीके से कांग्रेस का दिल जीतेंगी। क्योंकि 1967 के इलेक्शन के बाद ना, 1967 के इलेक्शन के बाद गांधी जी की इंदिरा गांधी जी की वैसे ही बहुत बेइज्जती हुई थी। इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, कुछ आता जाता नहीं है, इतने राज्यों के अंदर चुनाव हरवा दिया। तो ये जो बेइज्जती है ना, ये जब इंसान की बेइज्जती होती है ना, तो फिर वो बंदा कुछ कर गुजरता है। तो सेम ऐसा ही याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आपकी कहीं बेइज्जती हो रही है तो उस बेइज्जती को पॉजिटिव में लीजिएगा, ठीक है, और एक्शन लीजिएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करिएगा, पर अपने काम से। समझ रहे हैं, लड़ाई से किसी भी सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है, आप उससे जवाब दीजिए अपने काम से। तो सेम ऐसे इंदिरा गांधी जी ने कहा। इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियां थी, दो चुनौतियों में से नंबर 1 कि सिंडिकेट के ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद डिपेंड हो या ना हो, क्योंकि भाई इनके फादर तो डिपेंड थे। दूसरा उनका सबसे बड़ा ये था कि पूरी तरीके से जो उन्होंने अपनी जो इज्जत खोई है ना, इज्जत खोई है, उसको रिगेन करने की पावर उनको मिलनी चाहिए नहीं, तो रिगेन करने की पावर के ऊपर उन्होंने काम करा। दो प्रॉब्लम थी, क्योंकि 1967 के इलेक्शन में 283 सीट लाने, 40% सीट लाना, 11 जगहों पे चुनाव हार जाना, एक बेइज्जती वाली बात है। और आप ये पूरा चार्ट देख सकते हैं, मैंने लास्ट 2019 तक बता रखा है कि कितनी कितनी पार्टियां जीती हैं, क्या क्या जीती है। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे अब उन्होंने रिगेन करने के लिए क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज अपनाई। लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज मैंने आपको बताया था, वामपंथी और दक्षिणपंथी लोग होते थे। वामपंथी वो लोग जो किसानों के बारे में, उनके बारे में सोचते हैं, और लेफ्ट फ्रंट लोग यानी कि दक्षिणपंथी जो वेस्टर्न आइडियाज के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये वही वाली पॉलिसीज है। यहाँ पे वुमेन लेफ्ट फ्रंट पॉलिसीज अपनाई गई, और यहाँ पे 1967 के बाद पूरी तरीके से 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाए गए। अब 10 पॉइंट प्रोग्राम बच्चों आप सभी को कमेंट करना है, बिकॉज कहीं बुक के अंदर ना 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर लिस्ट नहीं है। याद रखिएगा 1967 के अंदर 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया था, और 1972 के वॉर के बाद इस 10 पॉइंट प्रोग्राम को 20 पॉइंट प्रोग्राम कर दिया गया था। तो आपको 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर याद रखना होगा कि बेसिक बातें क्या क्या बोली गई। नॉर्मल जाए, परिवार कल्याण के बारे में सोचा जाएगा, सबका साथ सबका विकास, बच्चे दो ही अच्छे, और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर लोगों को कॉलोनीज दी जाएगी, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम ठीक करा जाएगा, जो फूड फूड क्या कहते हैं स्कैर्सिटी हो रहा था, फूड की कमी हो रही थी, उसको फूड का प्रोडक्शन सही तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे बहुत से बेसिक काम थे जो सरकार ने फोकस करा। सरकार ने कहा कि क्या कहते हैं, दिल में अगर किसी के उतरना है तो भाई आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। सो दैट इज वाई इंदिरा गांधी जी अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि यार आज से कई साल पहले तक इंसान अपना पैसा जो था वो पूरी तरीके से बैंकों के अंदर नहीं रखता था, कहीं मिट्टी के बर्तनों में छुपा के रख दिया, कहीं दीवार में गाड़ के रख दिया, कहीं पर्स में रख दिया तो चूहे खा गए, तो वहां पे उनको कोई फायदा नहीं होता था। दैट इज वाई उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की भी बात यहाँ से छेड़ी यहाँ पे। तो आप नोटिस करेंगे कि 1967 के अंदर तो उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाया, लेकिन 1969 के अंदर बैंक नेशनलाइज की भी बात हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। मतलब ऐसे बैंक जो अब सरकार के अंडर में आएंगे, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में करा गया। लेकिन क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी थे, इसलिए सबसे पहले उनसे फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट छीन ली गई, और छीनने के बाद फिर ये काम करा गया। तो इस तरीके से मोरारजी देसाई जी की भी मतलब बहुत उन्हें बुरा लगा, दिल से बुरा लगा यार उन्हें। और जब उन्हें दिल से बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि भैया ये पकड़िए आपका इस्तीफा, हम आपकी सरकार में नहीं रहना चाहते हैं, हम आपकी सरकार से रिजाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने उसके बारे में इतना नहीं सोचा आई थिंक, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता था कि इंपॉर्टेंट लीडर है, बाद में जाके कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन उन्हें तो अपनी पावर को रिगेन करना है ना, जो खोई हुई इज्जत है उन्हें वापस लाना है। दैट इज वाई यहाँ पे एक तो नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बैंक की बात हुई, प्रॉपर्टी से मतलब पूछक बंदी करवाने की बात हुई कि सरकार के अंदर में अंडर प्रॉपर्टी कौन सी आनी चाहिए। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड गेन जो 10 पॉइंट प्रोग्राम का ही हिस्सा था, उसकी शुरुआत करी गई, और उसके बाद लैंड रिफॉर्म लाया गया। लैंड हम समझते हैं जमींदारी प्रथा को खत्म करने की शुरुआत भी इसी टाइम पीरियड पे हुई थी। तो ये सारे एक्शंस करे गए और इंदिरा गांधी जी ने रॉक कर दिया, समझ रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी ने लोगों के लिए बहुत कुछ करा, लोगों के लिए घर दिया, पुअर जगहों के अंदर हाउसिंग के सिस्टम लेके आए, अच्छी चीजें करने की कोशिश करी। और यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा इशू हुआ यहाँ पे जाकिर हुसैन जी का। इसी टाइम पीरियड के अंदर जाकिर हुसैन जी की 3 मई 1969 के अंदर डेथ हो गई। अब यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर थोड़ा बहुत तो था ही, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी अब तो आप हमारी सुन लीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को पता था कि अब अगर क्या कहते हैं मैंने सिंडिकेट मेंबर की सुनी तो ये क्या कहते हैं मेरे साथ ही गेम खेल सकते हैं उल्टा। तो इसीलिए ऐसा हुआ कि 1969 के अंदर जब क्या कहते हैं जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई तो पीएम इलेक्शन की बात हो रही थी, और उस टाइम के रहे वाइस प्रेसिडेंट, उस समय के रहे वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी थे।
क्योंकि आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वही होती है कि जब भी प्रेसिडेंट मर जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कम से कम 6 महीने की जो क्या कहते हैं पोस्ट होती है उस टाइम के अंदर अंदर इलेक्शन करना होता है और वाइस प्रेसिडेंट उस समय पोस्ट पे बना रहता है। अब वाइस प्रेसिडेंट के काम क्या है, क्लास 11th में तो आपने इतना पढ़ रखा होगा, लेकिन आप समझना पता हमें क्या, यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर के साथ फिर दोबारा सिंडिकेट मेंबर के साथ यहाँ पे झड़प हुई। झड़प क्या हुई, झड़प इन द सेंस थोड़ी सी कहा सुनी और थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि तू मैं हुआ, क्योंकि सिंडिकेट मेंबर के लोग चाहते थे नीलम संजीव रेड्डी बने, क्योंकि उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी से थे। और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने डायरेक्टली कभी नहीं बोला कि वो वीवी गिरी को चाहती है कि वो प्रधान राष्ट्रपति बने, क्योंकि वैसे भी सिंडिकेट मेंबर जो था वो कोई तरीके से इंदिरा गांधी के ऊपर कंट्रोल बनाने की सोच रहा है और इंदिरा गांधी जी उनके चंगुल से निकलने की सोच रही है। तो वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगी कि हाँ भाई मैं भी नीलम संजीव रेड्डी को चुनने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो दैट इज उन्होंने क्या करा, उन्होंने भरी पार्लियामेंट के अंदर बोल दिया कि भाई देखिए एस निजलिंगप्पा जो है, जो कांग्रेस के इंदिरा गांधी 1969 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा थे। एस निजलिंगप्पा ने कहा कि हम सभी मेंबर्स को, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमपी और एमएलए ही वोट डालते हैं, तो उन लोगों ने लिस्ट बनाई और उन्होंने कहा कि भाई हमारा कैंडिडेट जो है नीलम संजीव रेड्डी है, आप उसी को वोट करिएगा। और अगर मैडम प्राइम मिनिस्टर जी एक बार बोल देंगे, यानी कि इंदिरा गांधी जी एक बार बोल देंगे, तो दिक्कत क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गेम बिछाया गया। गेम क्या बिछाया गया, यहाँ पे इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने ये कहा, या इंदिरा गांधी ने मीटिंग्स के अंदर ये कहा कि भाई देखिए आप लोग अपने मन की सुनिए। समझ रहे हैं, जब इंसान मन की सुनता है ना तो वो बहुत कुछ सुनता है। तो कहने का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी जी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि भैया मैं पूरी तरीके से नीलम संजीव रेड्डी को समर्थन करती हूँ। इवन वो चाहती नहीं थी, दैट इज उन्होंने पूरी ASI की कमेटी, जो AICC कमेटी जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसके अंदर बैठ के ये बात करी गई कि आप सभी लोग अपने पूरी तरीके के कॉन्शियस वोट की बात करें, विवेक मत वोट की बात करें। आपको दोनों कैंडिडेट में से जो कैंडिडेट अच्छा लगता है आप उसे ही वोट डालिए, आप अपने दिल की सुनिए। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जब अपने MP MLA के ऊपर प्रेशर नहीं छोड़ा तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कहानी उल्टा पलट गई। और जब कहानी उल्टा पलट गई तो यहाँ पे जीते कौन, यहाँ पे वीवी गिरी जी जीत गए। और जब वीवी गिरी जी जीत गए तो कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा को ये बात बुरी लगी कि कैसे जो क्या कहते हैं इंदिरा गांधी है वो कैसे क्या कहते हैं पार्टी के खिलाफ जाके कोई एक्शन ले सकती है। और अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाके एक्शन ले सकता है तो एस निजलिंगप्पा ने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर जी आपने पार्टी के खिलाफ काम करा है, असंवैधानिक है ये, और इसलिए आपको पार्टी से निकलना पड़ेगा। सो देन फाइनली क्या हुआ, देन फाइनली ये हुआ कि एस निजलिंगप्पा ने 1969 नवंबर के अंदर पूरी तरीके से क्या करा, तो मतलब कि 1969 के अंदर ये स्टेप लिया गया। 1969 के अंदर जब ये स्टेप लिया गया तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस किसी के बाप की नहीं है, कांग्रेस मेरे बाप की है। सो इन द सेंस कहने का मतलब ये कि सॉरी अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे बुरा भी मान जाते हैं, बट वांट टू टेल यू अबाउट द इन अ परफेक्ट वे। भाई ऐसा ही होता है कि कांग्रेस जो है किसी एक स्पेशल बंदे के द्वारा धोने चल रही है, कांग्रेस तो सभी को मिला के चलाई जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस का नाम चेंज नहीं करा गया बट कांग्रेस को स्प्लिट कर दिया गया। सो दैट इज वाई इन 1969 अगर आप देखें तो कांग्रेस जो है ना वो अलग हो गई। तो कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी की चीजों को मानते थे, इंदिरा गांधी को फॉलो करते थे, वो कांग्रेस आर में चले गए, और जो सिंडिकेट मेंबर थे वो कांग्रेस ओ में रहे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ 1969 के अंदर बट गई थी, और आपने इतना याद रखना है। इलेक्शन कब हुआ, इलेक्शन 1967 में हुआ। इलेक्शन 5 साल पूरे हो जाएंगे 1962 के अंदर, बट अगला इलेक्शन 1971 के अंदर होता है। और 1971 के अंदर जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि पूरी तरीके से कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बट गई, और यहाँ पे कांग्रेस आर पूरी तरीके से एक अलग इलेक्शन में आ जाती है। अब यहाँ पे 1971 के बाद 1971 के अंदर सिंबल बदल गया, क्योंकि 1969 तक कांग्रेस एक थी तो कांग्रेस का सिंबल दो बैल की जोड़ियां थी। लेकिन 1971 के अंदर कांग्रेस क्या कहते हैं कांग्रेस आर हो चुकी थी, तो कांग्रेस आर का नया सिंबल बना एक बैल और एक क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं उसका बछड़ा। तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि ये सिस्टम चलता रहा। और यहाँ पे ये दूसरी पार्टी का है, वो वाली पार्टी का है जो मैंने आपको बताया था जनसंघ पार्टी। पहले जनसंघ पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी बनी, फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बनी। ये वो पार्टियां थी जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के या कांग्रेस के खिलाफ में लड़ रही थी। लेकिन हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि 1969 के अंदर जब प्रेसिडेंट की बात हो रही थी तो नीलम संजय रेड्डी नहीं चुने गए। और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि पूरी तरीके से देन फाइनली हुआ ये कि सिंडिकेट मेंबर्स हार गया, और सिंडिकेट मेंबर 1969 के अंदर जाके देन फाइनली डिसाइड ये हुआ कि वीवी गिरी जी बन गए। अब वीवी गिरी जी से 4 साल बाद ये कहा गया कि आप दोबारा से री इलेक्शन की मांग करिए, या कोई भी जो PM होता है वो राष्ट्रपति को जाके बोल सकता है कि मैं दोबारा इलेक्शन की मांग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पे 4 साल के बाद याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट है कि राष्ट्रपति किसी भी बहुमत वाली सरकार को 4 साल के बाद भंग कर सकता है, और 4 साल के बाद दोबारा इलेक्शन की बोल सकता है। जब वो दोबारा इलेक्शन की बोल सकता है तो यहाँ पे
पे 1971 के अंदर इसलिए इलेक्शन हुआ। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि 1967 के अंदर इलेक्शन हुआ तो 4 साल बाद कैसे हो गया, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अमेंडमेंट। भाई हर समस्या का समाधान है हमारे पास, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ तो समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ ये कि कांग्रेस की जो सरकार थी 1971 के अंदर, कांग्रेस सरकार 1971 के अंदर जो आई थी, तो उसमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आर थी, आप देख सकते हो उनको 352 सीटें मिली। इससे ये चीज तो क्लियर हो चुका था कि इंदिरा गांधी ने अपनी जो छवि थी जनता के बीच में वो काफी अच्छी बना ली और उन्होंने सीपीआई गवर्नमेंट के साथ अपना अलायंस कर लिया। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो उनकी 23 सीटें थी, इन्होंने इनके साथ अलायंस कर लिया और अलायंस करने के बाद इनकी सरकार जो थी वो मजबूती से बनी। अब आप देखिए कि कांग्रेस जो वो थी, कांग्रेस ओ, उसको सिर्फ 16 सीटें मिली। अपने आप में बहुत उछल रहे थे ये बंदे, लेकिन उनको सिर्फ 16 ही सीटें मिल पाई। और यहाँ से हमें समझ में आया कि इंदिरा गांधी जी बाजी मार चुकी थी। और यहाँ पे जब इंदिरा गांधी जी बाजी मार चुकी थी तो यहाँ पे कांग्रेस आर जो है शुरुआती समय में तो वीकर पार्टी थी, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कांग्रेस आर ने एक ही समय पे एक ही मुद्दा रखा, क्योंकि कांग्रेस आर जो थी वो शुरुआत से ही कह रही थी कि हम गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, और जो कांग्रेस ओ है वो इंदिरा गांधी को हटाने की बात कर रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये समझ में आया कि इंदिरा गांधी जी गरीब जनता के बारे में सोच रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत से ही गरीब जनता के बारे में 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाए, बैंकों का नेशनलाइज करा, उसके बाद प्रीवी पर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत उन्होंने बात कर लिया था। बुक के अंदर प्रीवी पर्स के बारे में दिया हुआ है, मैं आपको अगले जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें बताऊंगा मैं कि प्रीवी पर्स क्या है। लेकिन आपको समझना होगा कि ग्रैंड अलायंस में यहाँ पे कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाया गया, यानी कि कांग्रेस आर के अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जितनी भी सरकारें थी सबने कांग्रेस क्या कहते हैं अलायंस करा। उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी जी क्या कह रही थी? इंदिरा गांधी जी कह रही थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो इसीलिए इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आया और इलेक्शन में कांग्रेस आर जो है वो जीत गई, और कांग्रेस आर जीती और ग्रैंड अलायंस को सिर्फ 40 सीटें मिल पाई। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं जो पुनर्गठन कांग्रेस आर का हुआ था, रेस्टोरेशन हुआ था कांग्रेस आर का, वो बहुत अच्छा हुआ और 1971 के अंदर देन फाइनली इंदिरा गांधी जी सीट जीत जाती है। अब 1971 के बाद जो अगली कहानी है वो हम चैप्टर के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि 1971 के अंदर किस तरीके से इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से एक बाहुबली के रूप में उभरने की कोशिश करती हैं और उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो जब तक मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, जय भारत। दिस इज इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।